पूछे अंग्रेजों ने आत्मरक्षा के विचार से 1700 ईस्वी में विलियम फोर्ट की स्थापना कहाँ की थी? तो कलकत्ता में ही कर दिया था। तो आपसे इसमें 3 सवाल बना। कलकत्ता में क्या है? विलियम फोर्ट है। कब स्थापित किया? तो 1700 में। क्यों किया? क्योंकि ये आत्मरक्षा सुरक्षा के लिए अंग्रेज ने खुद किए थे। ठीक है। अगर आपसे पूछे बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किसका उत्तराधिकारी था? तो अली वर्दी खां का, जो कि सबसे ऊपर हम पढ़े हैं इसके बारे में। पटना हत्याकांड के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम था। तो पटना एक हत्याकांड हुआ था, उस समय जो है मीर कासिम जो है नवाब था बंगाल का। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम ही किया था। मतलब जो है ना, मुर्शिदाबाद से ले जाके चला गया बिहार के मुंगेर में स्थापित कर दिया, जो कि मीर कासिम ले गया था अपना राजधानी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त किया गया। तो याद रखिए, भारत में कब समाप्त किया गया? तो 1858 में समाप्त कर दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है भारत में समाप्त कर दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन हटा दिया गया था 1858 में। ठीक है, 1858 में। बंगाल प्रेसिडेंसी का अध्यक्ष निर्वाचित होता है तो कंपनी के निदेशकों द्वारा होता है। तो कंपनी के निदेशकों द्वारा क्या होता था? बंगाल के प्रेसिडेंट का अध्यक्ष निर्वाचित होते थे। भारत में अंग्रेजी जो राज्य हैं, राज्य की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला राजा था कौन? हैदर अली था। सोचिए, भारत में अंग्रेजी राज्य की प्रारंभिक जो शुरुआती अवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला एक ही व्यक्ति का नाम आता है, वो है हैदर अली। ठीक है। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले से क्या है? अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से भी। तो हैदर अली ही बोला था। मतलब अकाट कहने का मतलब अपने उस क्षेत्र से उसे निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से भी निकाल देगा, ये कहने का मतलब था। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा युद्ध में हराया था, तो सर आयर कूट हरा गया था। सर आयर कूट का नाम इसलिए आता है क्योंकि हैदर अली हारने वाला नहीं था, जिसे हराने वाला का नाम तो भाई चर्चित होना चाहिए ना। तो वो है सर आयर कूट, जो कि कौन सा युद्ध नाम है इसका? तो पोर्टो नोवा युद्ध का नाम आता है, याद रखिएगा। देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर किस स्थान पर अंग्रेजी फैक्ट्री थी? तो कन्नूर पर थी। आपसे पूछेगा भारत के पश्चिमी तट पर कौन सी फैक्ट्री थी? तो याद रखिए, अंग्रेजी फैक्ट्री खुली थी, जिसका जो स्थान अगर पूछे तो कन्नूर में। याद रखिए, कन्नूर जगह पे। अगर आपसे पूछे प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का किसने साथ दिया था? तो याद रखिए, मोहनलाल और मीर मदान ने साथ दिया था। तो प्लासी का युद्ध जब हुआ था, ये 1757 में, सिराजुद्दौला के साथ देने वाले मोहनलाल और मीर मदान थे। अगर पूछे काल कोठरी की घटना घटित कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में ही ऐसी घटना होती है। तो काल कोठरी की घटना जो घटित हुई थी वो कलकत्ता में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि किसके शासन काल में ब्लैक होल, काल कोठरी जिसको ब्लैक होल बोलते हैं, यहाँ देखिए ब्लैक होल को ही काल कोठरी पढ़ते हैं, जो कि शुरू में पढ़ते ब्लैक होल, दुर्घटना घटित हुई थी सिराजुद्दौला के समय ही घटना हुई थी। अगर डेट पूछे तो 1757 बता दीजिएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा क्लाइव बंगाल का पुनः गवर्नर बनकर कब आया था? तो 1765 में आया था। शुरू में तो आप जान ही रहे हैं, जो कि सिराजुद्दौला के साथ लड़ा था रॉबर्ट क्लाइव, जो पुनः गवर्नर बन के आया था। तो ये 1765 में। उस समय जब क्लाइव बना था तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, और ये इस समय आया था तो बंगाल का जो है गवर्नर बन के आया था। देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने, किस भारतीय जो व्यक्ति हैं को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान नियुक्त किया? तो राजा सीताल राय को नया दीवान नियुक्त किया था बिहार का। याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव किया था। ठीक है, राजा सीताल राय को। अब देखिए, इस सवाल को पढ़िएगा ध्यान से। इसमें थोड़ा सा धुंधला है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन जो बोल रहा हूँ सिर्फ सुनिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और भी लिंक अगर आपको ज्यादा जानना है, ज्योग्राफी का आपको फिर से पढ़ना है या पॉलिटिकल का, तो लिंक नीचे दिया हुआ है, डायरेक्ट आपको प्लेलिस्ट खुल जाएगा। ठीक है। मॉक टेस्ट देना है तो वो भी प्लेलिस्ट बना हुआ, जाकर देख लीजिएगा। प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एम हर्स्टर। एम क्या है नाम इसका? एम हर्स्टर का नाम आता है। तो लॉर्ड, अच्छे से लिख दूं? तो देखिए, प्रथम बर्मा युद्ध के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो याद रखिएगा, लॉर्ड एम हर्स्टर का नाम आता है। एम हर्स्टर बोलते हैं, एम हर्स्टर का नाम आता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे अंग्रेजों और तिब्बतों के बीच एक संधि हुई किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, ये पूछता है। तो अंग्रेजों और तिब्बतों के बीच एक संधि हुई जिसे लॉर्ड कर्जन के समय माना जाता है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम द्वितीय युद्ध बर्मा, तो आप जान गए उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एस्टमर था, लेकिन द्वितीय जो बर्मा युद्ध हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो याद रखिएगा, प्रथम अगर पूछे तो लॉर्ड एम हर्ट बोल दिया, हटर्स बोल दीजिएगा, और द्वितीय अगर पूछे तो याद रखिए लॉर्ड डलहौजी का नाम बता दीजिएगा, क्योंकि द्वितीय में था, द्वितीय बर्मा युद्ध में लॉर्ड डलहौजी था। देखिए,
2 अक्टूबर 1838 ईस्वी को अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने की थी। अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दिया था कौन? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने। कब किया था? तो 1838 में, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1838। किस एक्ट द्वारा विजय की योजना तथा साम्राज्य विस्तार की नीति को त्यागने की घोषणा की थी? तो ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था। अगर पूछे तो ब्रिटिश एक्ट जो इंडिया आया था उसके द्वारा क्या हुआ था कि विजय की योजना तथा साम्राज्य विस्तार की नीति को त्यागने की घोषणा की गई थी। तो इसके जो है इस एक्ट को याद रख लीजिएगा, ब्रिटिश इंडिया एक्ट। अगर आपसे पूछे किस राज्य का विलय डलहौजी के कुशासन के आरोप में किया गया? तो अवध को किया गया था। मतलब कहने का जिनका वंशज नहीं होगा, हड़प नीति जिसको कहते हैं, वो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था, जिसे कुषाण के आरोप में कर दिया गया था। मतलब कुषाण कहने का मतलब कि जिसका वंश नहीं है उसको अपने में मिला लो, याद रखिएगा। तो वही नीति था जो में अवध को कर दिया गया था। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए कि डलहौजी द्वारा दिए गए किस राज्य के विलय को डायरेक्टरों ने निरस्त कर दिया था? मतलब एक ऐसे राज्य को मिलाने की बात हो रही थी, उस समय डायरेक्टर जो थे, डायरेक्टरों ने क्या किया कि निरस्त कर दिया कि इसे नहीं होगा। तो वो था करौली। करौली जो है, करौली राज्य को विलय नहीं हो पाया था, याद रखिएगा, निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, ये फेल हो गया था एक तरह से डलहौजी का। दार्जिलिंग को किसने भारत में सम्मिलित किया? तो लॉर्ड डलहौजी का ही नाम आता है कि दार्जिलिंग को भारत में सम्मिलित कर दिया गया था। सिंध प्रदेश को जीतकर अंग्रेजी राज्य में किसने मिलाया? तो नेपियार ने मिलाया था। नेपियार ने क्या किया था भाई? तो नेपियार ने क्या किया कि सिंध प्रदेश को जीतकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। ठीक है, विलय कर लिया था। सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो याद रखिए उस समय अगर गवर्नर जनरल पूछे तो याद रखिए लॉर्डर, किसका? लॉर्डर एलन बरू का नाम आता है। एलन बरू का नाम आता है। तो अगर आपसे पूछे कि एलन बरू के समय क्या हुआ था कि सिंध का विलय हुआ था अंग्रेजी राज्य में, जिस समय गवर्नर जनरल यही था कौन? लॉर्ड एलन बरू। मिलाने वाला कौन था? नेपियार। याद रखिएगा, जीतकर मिलाया कौन? नेपियार। लेकिन उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलन बरू, याद रखिएगा। देशी राज्यों को अंग्रेजी राज्य में न मिलाने का वचन किसने दिया था? तो महारानी विक्टोरिया ने दिया था। तो अगर आपसे पूछे कि देशी राज्यों को अंग्रेजी राज्य में न मिलाने का एक वचन दिया गया था जिसे टूट गया एक तरह से था, महारानी विक्टोरिया ने दिया था। ब्रिटिश सत्ता व देशी राज्यों के मध्य संबंधों पर विचार करने के लिए कौन सी कमेटी नियुक्त की गई थी? तो याद रखिएगा बटलर कमेटी की बात करते हैं तो बटलर कमेटी नियुक्त हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे किस जाट नेता को अपनी योग्यता के कारण जाट जाति का प्लेटो पुकारा गया? तो याद रखिएगा उसे कहा जाता है सूरजमल को क्या कहते हैं? जाट जाति के प्लेटो कहते हैं। राजा रंजीत सिंह ने किससे अमृतसर की संधि जो है 25 अप्रैल 1809 में की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी से की थी, याद रखिएगा। तो राजा रंजीत सिंह ने किससे जो है अमृतसर की संधि की थी? तो 25 अप्रैल 1809 में ये बात हो रही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये किया गया था। ठीक है, विज्ञान और कला के महान केंद्र के रूप में किसने जयपुर की स्थापना की? तो याद रखिएगा सवाई राजा जयसिंह ने किया था। तो सवाई राजा जयसिंह जो थे विज्ञान और कला के केंद्र को समझते हुए जयपुर का जो है स्थापना कर दिए थे। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लॉर्डर वेलेजली नाम एक बार सुने हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। लॉर्डर वेलेजली ने अपने किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1798 ईस्वी में निजाम के साथ, मतलब निजाम कौन है? हैदर अली के निजाम के साथ सहायक संधि की? तो याद किया किस लिए किया था? तो मैसूर में टीपू सुल्तान के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ये नीति अपनाया था, याद रखिएगा। तो सहायक संधि किसके समय आया? लॉर्डर वेलेजली, याद रखिएगा। ठीक है, किस क्रांति से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की? ठीक है, और उसका सदस्य बना? तो याद रखिए फ्रांसीसी क्रांति के जो है फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर ये जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था टीपू सुल्तान। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात करें में कौन विजयी हुआ? तो याद रखिएगा हैदर अली हुआ था और बहुत ही तगड़ा था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें हैदर अली जीता था। तो याद रखिएगा कब जीता था? तो 1767 से लेके 1759 के बीच ये युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से लेके 69 तक हुआ था, जो कि इसमें विजय हुआ था हमारा हैदर अली हो गया था। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु की अगर बात करें तो 1782 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, याद रखिएगा। किस युद्ध के दौरान हुआ था ये पूछ दिया है आपसे, तो बताइएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो 1782 के समय मृत्यु हुआ, मतलब उस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था। तो याद रखिएगा हैदर अली की जो युद्ध में मृत्यु हुई थी तो वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम में नहीं, प्रथम में तो अंग्रेज को पानी पिला दिया था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अगर गवर्नर जनरल आपसे पूछे तो वारेन हेस्टिंग बता दीजिएगा। टीपू द्वारा श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाए जाने का क्या राजनीतिक महत्व था? तो यह फ्रांस और टीपू की मैत्री का प्रतीक माना गया था। तो एक मिनट,
श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाना शुरू किया था। तो ये कारण क्या था, रणनीतिक महत्व क्या था कि यह फ्रांस और टीपू की मैत्रिता की बात करता था, मतलब प्रतीक चिन्ह माना जाता था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में याद रखिएगा 17 मार्च 1784 में जो है मैंगलोर की संधि के बाद समाप्त हुआ। यह संधि जो है किनके बीच संपन्न हुआ था, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, 17 मार्च 1784 में हुआ था, जिसको मैंगलोर की संधि कहते हैं। ठीक है, मैंगलोर की संधि माना जाता है। मैंगलोर की संधि जब संधि के बाद जो है समाप्त हो गया था, तो इस संधि के बीच जो संपन्न हुआ था, तो किनके बीच हुआ था, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। देखिए, टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच कौन सी हुई संधि, मैंगलोर की संधि, जो कि 17 मार्च 1784 में, जिसका द्वितीय आंग्ल मैसूर समाप्त हुआ था। ये संधि के बाद किस क्रांति से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बन गया। तो फ्रांसीसी की क्रांति के जो है क्रांति हुआ था, उसके प्रभाव से ये जो है प्रभावित हुआ था। उसी में ये क्लब की स्थापना कर दिया था, कौन, टीपू सुल्तान। ठीक है, अगर पूछे आपसे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, इसमें कौन विजय हुआ था, तो हैदर अली हुआ था, जो कि 1767 में हुआ था से लेके 97 की बात करता है। चलिए, ये तो क्वेश्चन हो गया था, यहाँ पे पढ़ना था, सॉरी। ठीक है, टीपू सुल्तान, हाँ ये पढ़ना था आपको। देखिएगा, यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि 1784 में हुआ था, जो कि 17 मार्च 1784 में, जो कि मंगलोर की संधि के बाद समाप्त हो गया था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो समाप्त हुआ था, किस संधि के बाद समाप्त हुआ, मैंगलोर की संधि में। तो ये संधि जो हुआ था किसके किसके बीच संपन्न हुआ, यही सवाल आपसे पूछा। तो बताइएगा, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था ये संबंध, जो कि मैंगलोर की संधि कहा जाता है। अगर आपसे पूछे भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना, यह किसका अत्यंत प्रिय युक्ति कही, मतलब वचन था, तो टीपू सुल्तान का था। यही टीपू सुल्तान का कहने का मतलब ही था कि भेड़ की तरह जो लंबी जिंदगी जीना उससे अच्छा है शेर की तरह एक दिन की जिंदगी जिए। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, याद रखिएगा। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो किया गया था तीसरी जो है आंग्ल मैसूर युद्ध रोकने के लिए किया गया था। किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने जो है फरवरी 1792 मतलब फरवरी 1792 में श्रीरंगपट्टनम के किले को घेर कर टीपू को संधि के लिए मजबूर किया, तो कर्नवालिस ने कर दिया था। तो देखिए, श्रीरंगपट्टनम का किला जहां टीपू सुल्तान रहता था, उस समय जो है मजबूर कर दिया था टीपू सुल्तान को संधि करने के लिए, तो वो था कर्नवालिस, करने वाला अंग्रेज था, याद रखिएगा, जो कि 1792 में कर दिया था। ठीक है, कब्जा कर लिया था एक तरह से। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी ये कर्नवालिस ही करवाया था, ये भी मजबूरी में करवाया गया था। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था, तो अकबर द्वितीय था। तो अंग्रेज के संरक्षण में बनने वाला जो प्रथम मुगल बादशाह अगर पूछे तो अकबर द्वितीय का नाम जरूर लीजिएगा। ठीक है, किसका लीजिएगा, अकबर द्वितीय का नाम जरूर लीजिएगा। अगर आपसे पूछते कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल में प्रथम कारखाना स्थापित किया गया, तो हुगली में किया गया था, ये याद रखिएगा। भारत में रहने वाले सभी यूरोपियों को बादशाह द्वारा दिया गया, तो औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। 1761 ईस्वी में पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से किसने छीना, तो अंग्रेजों ने छीन लिया था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यापारिक केंद्रों में कौन सा भारतीय और यूरोपीय व्यापारों के मिलन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, तो मछलीपट्टनम। यहाँ पे देखिए, मिलन स्थल के रूप में अगर पूछे थे आपसे कि व्यापारिक केंद्रों में कौन सा भारतीय और यूरोपीय व्यापारियों का मिलन स्थल पूछे, व्यापार के मामले में भारत और यूरोपीय की बात करें, तो वो मछलीपट्टनम जगह है, उस स्थल को बोलते हैं। अगर आपसे पूछे भारत में फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की, तो याद रखिएगा, फ्रांसीसी जो कंपनी स्थापित हुई थी वो कोलवर्ट ने किया था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे बंगाल में डचों ने प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया, तो पिपली में किया था। कहाँ किया था, पिपली में किया था। वर्ष 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए, तो खासी में आए थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली, तो चार्ल्स ग्रांट ने। चार्ल्स ग्रांट नाम का एक व्यक्ति था जिसने क्या रखा था कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगर आपसे और सवाल की बात करें तो भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी 1838 ईस्वी में, उसका नाम क्या था, तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी था। क्या नाम था, लैंड होल्डर्स सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसको माना जाता है, तो लॉर्ड मैकाले को जाना जाता है। अगर भारत में
अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी तो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। लॉर्ड मकायो के समय में क्या हुआ था कि अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं लॉर्ड मकाई को, और लॉर्ड मेयो को हम जानते हैं प्रथम जनगणना के रूप में। आपसे पूछेगा भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण जो हुआ था बॉम्बे से थाने के बीच हुआ था, जो कि 1853 में हुआ था, यह आप सब जानते हैं। अगर आपसे पूछे शिक्षा के मध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी तो लॉर्ड मैकाले ने की थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बनेगा कि भारत के मध्यम के रूप में अगर पूछे अंग्रेजों की वकालत किसने की थी तो लॉर्ड मैकाले का नाम आता है। अगर भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी तो 1835 के मैकाले के मिनट से रखी गई थी। मतलब 1835 के जो है याद रखिएगा 1835 के मैकाले के मिनट से रखी गई थी, ये नींव रखी गई थी आधुनिक शिक्षा प्रणाली। अगर आपसे पूछे भारत के वायसरायों में किसके काल में इंडिया पेनल कोड, सिविल जो है प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगर इंडियन पेनल कोड की बात हो या सिविल प्रोसीजर कोड की बात हो या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात हो तो याद रखिए लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की अगर बात करें तो लॉर्ड कर्नवालिस को याद रखिएगा। न्यायिक संगठन की अगर बात करेंगे तो कर्नवालिस का नाम आएगा। और पूछता है कि ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था तो लॉर्ड डलहौजी का नाम आता है। और रेलगाड़ी की शुरुआत का नाम इसी के नाम आता है, लॉर्ड डलहौजी के नाम से आता है। बंगाल में इस्तामरारी बंदोबस्त जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं किसके द्वारा लागू किया गया था लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। तो पूछेगा परमानेंट सेटलमेंट जो है किसके द्वारा किया गया तो लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा, याद रखिएगा। अगर पूछे राज्य अपहरण नीति मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब हड़प नीति कहते हैं उसको, का महान समर्थक कौन था तो लॉर्ड डलहौजी था, याद रखिएगा। हड़प नीति का काम यही किया था। हड़प नीति जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे तो झांसी, नागपुर और सतारा, ये 3 जो है किया गया था कब्जा लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी ने किया था हड़प नीति, इसी को कहते हैं जिसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि इसीलिए तो चाहता था कि गोद लीजिएगा तो वंश तो बढ़ ही जाएगा, इसलिए वंश को रोकने के लिए। भारतवर्ष में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया तो लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था। ठीक है, किसने किया लॉर्ड कर्नवालिस ने। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। अगर सिविल सेवा की बात करें तो लॉर्ड कर्नवालिस, और सती प्रथा का अंत या ठगी समाप्त करने की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आता है। अब सवाल बनेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अगर आपसे पूछेगा भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया तो लॉर्ड मेयो का नाम आता है। तो वित्त मतलब भारत के वित्त के विकेंद्रीकरण का अगर बात करिए तो किसने प्रारंभ किया तो लॉर्ड मेयो ने किया था। क्योंकि हम पॉलिटिकल में पढ़े थे वित्त के विकेंद्रीकरण कहां से लिए थे, ब्रिटेन से ही लिए थे, तो अंग्रेज ने ही शुरू किया था, जो कि लॉर्ड मेयो का नाम आता है। याद आ रहा है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है अगर पढ़ते रहेंगे तो। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय था तो लॉर्ड कैनिंग का नाम आता है। अगर प्रथम वायसराय अगर पूछते तो लॉर्ड कैनिंग का नाम बताइएगा। भारतीय स्थानीय स्वशासन जिसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक कौन था तो याद रखिए लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। अगर स्थानीय स्वशासन की बात करें तो लॉर्ड रिपन का नाम आता है, जिसे आगे चल के हम लोग जो पॉलिटिकल में लास्ट में पढ़े हैं पंचायत, इसी के नाम से जुड़ा गया है। स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायत, तो लॉर्ड रिपन का नाम आता है स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, अगर पूछे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था तो लॉर्ड रिपन ने ही किया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था जिसे लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। भिंडारियों के दमन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है तो लॉर्ड हेंगस्टीन को जाता है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और इस क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते इसलिए गड़बड़ होता है। अगर आपसे पूछे द्वैत शासन नीति को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है तो वारेन हेस्टिंग को जाता है। अगर पूछेगा द्वैत शासन नीति को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाएगा तो वारेन हेस्टिंग को जाएगा। अगर आपसे पूछते हैं कि किस इतिहासकार ने द्वैत शासन के काल में, द्वैत शासन जब था, द्वैत बोलते हैं शासन काल को टापुओं का राज्य की संज्ञा दी थी तो याद रखिएगा वो देने वाले व्यक्ति थे के.एम. पनिकर। कौन है? के.एम. पनिकर का नाम आता है। अगर पूछे किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने तो याद रखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का बने थे, याद रखिएगा। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में याद रखिएगा बने थे कौन, वारेन हेस्टिंग बना था, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने मतलब बना था। ठीक है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम सर्वोच्च यहाँ पे मिट गया है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो वारेन हेस्टिंग के समय ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था पारित किया था तो याद किया वारेन हेस्टिंग ने किया था। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है तो लॉर्ड वेलेस्ली। यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली होना चाहिए तो वेलेस्ली हो गया है। ठीक है, वेलेस्ली हो गया है। ठीक है,
आगे चलेंगे। अगर आपसे पूछे कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, ठीक है, बाहर बारिश हो रही है इसलिए आवाज आएगा बारिश का, ठीक है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति अगर पूछे, रिंग फेंस पॉलिसी अगर पूछे आपसे किस गवर्नर से संबंधित है, तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। आपसे पूछेगा ब्रिटिश सरकार ने हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह संबंधी कानून किस वर्ष पारित किया गया, तो याद रखिएगा 1856 में यह पारित किया था, ठीक है, पुनर्विवाह। लॉर्ड डलहौजी के उत्तराधिकार जो हरण सिद्धांत था, जो एंट्री ऑफ लैप्स बोलते हैं उसको, का सर्वप्रथम रियासत बनी कौन थी, तो सतारा बन गया था। कौन बन गया था? सतारा का नाम आता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे अफगानिस्तान के संबंध में जो होता है मास्टरली, ठीक है, मास्टरली इनएक्टिविटी, ठीक है, की नीति किसने अपनाई थी, जिसे बोलते हैं अग्रमण्यता, जिसे सर जॉन लॉरेंस ने अपनाई थी, ठीक है। ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे। भारत में पाश्चात्य शिक्षा जो 1835 ईस्वी में किसने आरंभ की थी, तो लॉर्ड मैकाले ने आरंभ की थी। हर ढंग से क्वेश्चन पूछ रहा है, शिक्षा की आरंभ कौन की थी, तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। पाश्चात्य शिक्षा की जो है शुरुआत कौन किया था 1835 में, मैकाले ने किया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखिएगा। जैसे 1 नवंबर 1858 मतलब 1858 की बात अगर करें को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है इलाहाबाद में पढ़कर कौन सुनाया, तो लॉर्ड कैनिंग ने ही सुनाया था। तो कौन सुनाया था घोषणा पत्र जो इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1 नवंबर 1858 में। अगर आपसे पूछे प्रथम इंडियन काउंसिलिंग एक्ट कब और किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ, तो याद रखिए 1861 में पारित हुआ था, और ये लॉर्ड कैनिंग के समय ही जो है पारित हुआ था, ठीक है। एक सवाल बनता है कि 1857 की क्रांति किसके समय में हुई थी, तो लॉर्ड कैनिंग के ही समय में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम इंडियन काउंसिलिंग एक्ट कब और किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ, तो 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे आर्मस एक्ट जो है किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ, तो लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था। तो आर्मस एक्ट जो है किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ, तो लॉर्ड लिटन के समय में यह पारित हुआ था। अगर आपसे पूछे लॉर्ड लिटन की प्रक्रिया जो प्रतिक्रियावादी जो नीति थी क्या परिणाम हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ, तो भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ था। अगर पूछे आपसे कि लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति का क्या परिणाम हुआ, तो याद रखिएगा भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाहरी आवाज आते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा दिन में रिकॉर्डिंग करता हूं तो आसपास रोड है और आसपास लोग चिल्लाते हैं तो उसका रिकॉर्डिंग हो जाता है। कोशिश करूंगा कि रात में कर दूं रिकॉर्डिंग जिससे आपको फायदा हो। मैं कोशिश करूंगा, नहीं कर सकता अभी, ठीक है। सिचुएशन अलग अलग होते हैं जो कि समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस वायसराय ने प्रमुख भूमिका निभाई, तो याद रखिए लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन की भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन लॉर्ड कर्जन ने भूमिका निभाई थी। क्या निभाया था भाई? तो राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में अगर पूछा जाए कि कौन ऐसे वायसराय थे या किस वायसराय ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, तो लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन का नाम आता है। किसके काल में या किसके काल जो समय है इलवर्ट बिल विवाद घटना हुआ था, तो लॉर्ड रिपेन के समय ही ये जो इलवर्ट जो बिल हुआ था उस विवाद हुआ था उस समय, तो लॉर्ड रिपेन के समय हुआ था, ठीक है। अगर पूछे इलवर्ट बिल विवाद संबंधित क्या है, तो भारतीय न्याय व्यवस्था से संबंधित था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछेगा इलवर्ट बिल विवाद जो है किसके समय हुआ, तो लॉर्ड रिपेन के समय हुआ। इलवर्ट बिल विवाद जो है संबंधित किससे है, तो भारतीय न्याय व्यवस्था से संबंधित है ना। अंग्रेजी शासन का प्रभाव जो है किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था, तो आर्थिक क्षेत्र में पड़ा था, क्योंकि इकोनॉमिक क्षेत्र में ज्यादा पड़ा था। तो अंग्रेजी शासन का प्रभाव अगर आपसे पूछे किस क्षेत्र में अधिक पड़ा, तो आर्थिक क्षेत्र में ज्यादा पड़ा था। अगर आपसे पूछे भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई, तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाया गया। डाक का भी अगर देखा जाए तो लॉर्ड डलहौजी के समय बोलता क्या है, आप पढ़े हैं ऊपर वाले लाइन, है ना, याद रखिएगा। क्योंकि 1 साल का अंतराल है। अगर मान लिया 1853 में ये हुआ था, क्या हुआ था, रेल लाइन बिछी थी, तो 1854 में क्या बैठा था, डाक आया था, याद रखिएगा, डाक की व्यवस्था हुई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई, तो जॉर्ज क्लार्क ने। देखिए किसके समय में आया अगर पूछेगा तो लॉर्ड डलहौजी करवा दीजिएगा। कौन ये काम करवाया, तो लॉर्ड डलहौजी कहिएगा। लेकिन अगर किसके समय में बिछाई, मतलब किसने बिछाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा किसके समय में, तो लॉर्ड डलहौजी आप हो जाएगा क्लियर। लेकिन किसने बिछवाई, इसका काम कौन किया, तो ये किया था जॉर्ज क्लार्क। दोनों क्लियर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछे कि भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवाहन ड्रेन ऑफ वेल्थ अगर बात करें का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था, तो दादा भाई नौरोजी किए थे। तो दादा भाई नौरोजी का काम जो था ये बहुत ही फेमस था कि अगर भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन की बात करें, सिद्धांत का प्रतिपादन देने वाले या प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति हैं वो दादा भाई नौरोजी।
वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की है वह किसके बीच थी? तो याद रखिए कलकत्ता और आगरे के बीच थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई? तो जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई, जो कि मैंने क्लियर कर दिया था। तो प्रथम रेलवे लाइन अगर पूछा जाए कि किस गवर्नर जनरल के समय बिछाया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी। किसने बिछाई अगर पूछ दे तो जॉर्ज क्लार्क बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि भारत से ब्रिटेन की जो संपत्ति का वहन होता है, ड्राइन ऑफ वेल्थ का बात करते हैं, का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी का नाम आता है। किसका आता है? दादा भाई नौरोजी का नाम आता है। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच शुरू की गई? तो कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू किया गया। तो कलकत्ता और आगरा के बीच क्या शुरू किया गया? 1853 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा टेलीग्राफ शुरू किया गया। 1853 में ही डेट याद रखिएगा मेंशन कर देता है, रेलवे लाइन भी शुरू हुआ था। और याद रखिएगा कभी कभी 1854 दे देता है, तो ये दोनों में से एक ही देगा टेलीग्राफ के मामले में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो जमींदारों ने प्राप्त किया था। ठीक है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो जमींदारों ने प्राप्त किया था। अगर आपसे पूछे भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, सूती वस्त्र का अगर पूछे तो मुंबई बता दीजिएगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुई? तो 22 मई 1793 में लागू हुआ। ठीक है, तो 1793 ईस्वी में लागू हो गया था। रैयतवाड़ी भू राजस्व बंदोबस्त से कौन संबंधित है? तो सर टॉमस मुनरो है। ठीक है, तो रैयतवाड़ी भू राजस्व बंदोबस्त से कौन संबंधित है? तो सर टॉमस मुनरो है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1820 में लागू की गई थी। ठीक है, तो 1820 में क्या हुआ था? रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। अगर आपसे पूछ दे पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? तो 1822 में की गई थी। ठीक है, तो पहली बार अगर आप पूछ दे औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा जो है कब लागू की गई? तो 1822 बता दीजिएगा। क्या बताइएगा? 1822 बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछ दे अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो हम जानते थे कि बिहार को जाना जाता है सबसे ज्यादा अफीम के मामले में अंग्रेजी शासन में। अगर आपसे पूछे नील कृषकों की दुर्दशा पर जो लिखी गई पुस्तक है नीलदर्प किनका है? तो दीनबंधु मित्र का है। ठीक है, ये भी क्लियर। अगर आपसे पूछे अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा भगवान कहां लगाए गए थे? तो याद रखिएगा वायनाड जनपद में लगाया गया था। तो अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा भगवान कहां लगाए गए थे? तो वायनाड जनपद में लगाया गया था। अगर आपसे पूछे कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड मियो के समय में यह जनगणना हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्रता विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? तो भारी उद्योगों का अभाव था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार के लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत जो है राज्य को देना तय किया गया है? तो याद रखिएगा 89% रखा गया है। कितना? 89% रखा गया है। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंट व बम्बई प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा जो रैयतवाड़ी चालू की थी या बंदोबस्त जो लागू हुआ था वो लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंट और या कहिए मुंबई प्रेसिडेंट। ठीक है, द्वारा याद रखिएगा अंग्रेज के द्वारा जो है रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त लागू हुआ था मद्रास प्रेसिडेंट और मुंबई प्रेसिडेंट पे एक तरह से लागू हुआ था। एक तरह से कहने का मतलब नहीं, लागू हुआ था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस ब्रिटिश गवर्नर ने कहा कि इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है? तो विलियम बेंटिंक ने कहा था। विलियम बेंटिंक ने कहा था भारतीय बुनकर के बारे में, मतलब पढ़ाई किया, तारीफ किया और क्या। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो 1833 के तहत किया गया था, याद रखिएगा। तो 1833 का चार्ट एक्ट के तहत ये किया गया था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र कहा जाता है तो बूट के घोषणा पत्र के तहत कहा जाता है, जो कि 1854 में कहा जाता है। ठीक है, तो बूट के घोषणा पत्र के तहत किया जाता है। ठीक है, आगे सवाल है भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। किसे? तो चार्ल्स ग्रांट को क्या कहते हैं? भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई थी? तो 1850 में हो गया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। किसने भारत में रेलवे लाइन की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी है? तो कार्ल मार्क्स ने दी है।
डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। पूछेगा पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुआ था तो रिशरा एक जो है पटसन है जो कि मिल स्थापित हुआ बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, तो बंगाल उसमें होता था, याद किया। तो पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई, रिसरा नाम है मिल का, जो कि बंगाल में है, ठीक है। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहां जो है की गई या कहां हुई, तो कुल्टी, याद किया, कुल्टी के पश्चिम बंगाल, कुल्टी कहां है, पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा, जो कि लोहा इस्पात का उद्योग का हुआ, जिसे वर्णपुर कहते हैं। वर्णपुर जगह का नाम बताया गया, याद रखिएगा। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा आरंभ की थी, मतलब आरंभ की थी, शुरुआत की थी, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने शुरू की थी, याद रखिए। इस चीज को देखिए, अंग्रेजी घुसपैठियों ने क्या किया था कि भारत के जो करेघे होते हैं, करेघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। यह कथन किसका था, तो कार्ल मार्क्स का था। मतलब चरखे को नष्ट कर दिया, करेघ एक होता है जो कि बनाया जाता है, ठीक है, तो ये घुसपैठियों ने, अंग्रेजी घुसपैठियों ने तोड़ डाला था। यह कथन किसका था, तो ये कार्ल मार्क्स का था। नेक्स्ट चैप्टर हम चलेंगे 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन, जो कि आपको इस नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं बता दूं, भारत के गवर्नर जनरल, उनकी नीति ये पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, अंग्रेज काल के दौरान जो प्रमुख कानून, अधिनियम, वर्ष और गवर्नर जनरल जो बने थे ये पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, बता देता हूँ, अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह, नेतृत्व और वर्ष का प्रमुख बता देंगे, ठीक है। ये बहुत ही जबरदस्त आ रहा है आपके लिए ये वीडियो। क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि ये वीडियो जो है बंगाल के विस्तार से ही संबंधित है, जो कि आप देखें, और इसी में आपको जुड़ा हुआ ये टेबल है। इसमें बहुत सारे टेबल है ऐसे हैं जो कि आपको याद करवा देगा, 100% आपको जो है क्वेश्चन लड़ जाएगा। कैसे, तो चलिए देखते हैं और एंजॉय के साथ थोड़ा सा पढ़ते हैं, फनी करते हैं, थोड़ा फन के साथ पढ़ते हैं। तो कैसे, तो चलिए, तो भारत में गवर्नर जनरल, उनकी नीतियां एवं वर्ष आगे सबसे पहले पढ़ेंगे। तो एक तरफ गवर्नर जनरल होंगे, नीति होंगे और वर्ष होंगे। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है कि नहीं, आपको जानते हैं। तो चलिए इस नीति को जानते हैं। तो वारेन हेस्टिंग की बात करें, वारेन हेस्टिंग की अगर बात करें, तो वारेन हेस्टिंग की अगर बात करेंगे, तो वारेन हेस्टिंग का नीति था बंगाल में द्वैत शासन का अंत करना। तो द्वैत शासन का अंत करना किसका है, तो वारेन हेस्टिंग का नीति है। और ये कब आया था, तो 1772 ईस्वी में। तो आप मान लीजिए वारेन हेस्टिंग है, वारेन हेस्टिंग है, तो द्वैत शासन का अंत करने के लिए आप क्या करेंगे, 1772 में जन्म लेंगे। फनी थोड़ा सा जोक किया मैंने। तो वारेन हेस्टिंग का नीति अगर पूछिएगा, तो बंगाल में द्वैत शासन का अंत करिएगा। कब करिएगा, 1772 ईस्वी में करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्नवालिस की बात करते हैं, तो कर्नवालिस भी एक नीति लाया था, उसका नाम है अस्थायी बंदोबस्त। और अस्थायी बंदोबस्त लाया तो इसका डेट भी तो आपसे पूछेगा, तो डेट को याद रखिएगा, 1793, 1793 याद रखेंगे। तो लॉर्ड कर्नवालिस जो है अस्थायी बंदोबस्त लाया, जो कि 1793 में लाया, बस इतना याद रखिएगा। सिर्फ सुनिए, देखिए, याद हो जाएगा 100%। लॉर्ड बिलीजली की बात करते हैं, तो लॉर्ड बिलीजली ने एक सहायक संधि लाया, बहुत अच्छा था, सहायक संधि लाया, जिसमें 1798 में ये लाया था। तो 1798 मतलब 1798 में लाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लॉर्ड बिलीजली क्या लाया था, तो सहायक संधि लाया था। कब लाया था, तो 1798 में लाया था, मतलब 1798 में लाया था। और लॉर्ड ऑकलैंड की अगर बात करें, तो लॉर्ड ऑकलैंड जो है अग्रगामी नीति लाया था। अग्रगामी एक तरह से, अग्रगामी जो अफगानिस्तान पे लड़ा था, ऑकलैंड, याद रखिएगा, इसी का नीति था, इसी नीति से लड़ा था। अग्रगामी नीति था, जो कि 1842 में लाया था। कब लाया था, तो 1842 में लाया था, 1842 में लाया था। तो याद रखिएगा। अगर आपसे पूछते डलहौजी के बारे में, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, डॉक्यूमेंट्री ऑफ लैप्स, जिसे राज्य हड़प नीति कहते हैं, जो कि ये लाया था। कब लाया था, तो 1848 से लेके 56 के बीच लाया था, याद रखिएगा। मतलब 1848 से 56, याद रखिएगा। ऐसे 56 मेन डेट रहता है, याद रखिएगा। अगर एक ऑप्शन देगा तो 56 देगा, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, अगर पूछ दे कि राज्य हड़प नीति कब से कब तक चलाया था, तो याद रखिएगा 1848 से लेके 1856 तक चला था। किसका था, तो लॉर्ड डलहौजी का था। अगर सर जॉन लॉरेंस की अगर बात करें, वन लाइनर में ये सब पढ़ा चुके हैं ना, आप देखे होंगे। तो सर जॉन लॉरेंस है, वो लाया था महान निष्क्रियता लाया था, जो कि 1864 से 1859 तक चला था, 69 तक चला था, 69 बोलते हैं 69 को। याद रखिए, 1864 से लेके 69 तक चलाया था सर जॉन लॉरेंस ने एक नीति, जो कि महान निष्क्रियता कहते हैं। लॉर्ड रिपन का भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें याद रखिएगा, स्थानीय सुशासन, और इसी का नीति को हम लोग आगे चल के ग्राम पंचायत बनाते हैं, स्थानीय सुशासन से ही कहते हैं। तो स्थानीय सुशासन लाने का काम लॉर्ड रिपन का था, जो कि 1882 में लाया था, 1882 में लाया था, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन को भूल नहीं सकते, क्योंकि लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन लाया था, बंगाल विभाजन करने की सोच लिया था, जो कि 1905 में ये सोचा था। मतलब बंगाल विभाजन लाने वाला नीति जो अपनाया था, बंगाल विभाजन करो तभी तो शासन करने में और मजा आएगा। तो ये नीति जो अपनाया था, वो लॉर्ड कर्जन अपनाया था, जो कि 1905 में अपनाया था। अब इसमें देखिए,
क्या क्या इंपॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है। क्या क्या आने का संभावना है? देखिए वारेन हेस्टिंग आप खुद जानते हैं ये द्वैत शासन का अंत करना था। यहाँ पे याद रखिए द्वैत शासन अंत करना है, लाना नहीं है, अंत करना है। तो वारेन हेस्टिंग का नाम आएगा जो कि 1772, ये इंपॉर्टेंट है। लॉर्डर कर्नवालिस इंपॉर्टेंट है, इसे भूलिएगा नहीं, अस्थायी बंदोबस्त लाया था जो कि 1793 में, ये सिर्फ सुन लीजिए। लॉर्डर बेलेजल इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें सहायक संधि लाया था, क्योंकि ये 1798 में लाया था, तो सहायक संधि में इंपॉर्टेंट है। इस नीति को आप पढ़ सकते हैं अगर जो ऑकलैंड वाला। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हड़प नीति जो जरूरी है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये सवाल बना है। तो 1848 से लेकर 56 की बात करता है। अगर बात करते हैं सर जॉन लॉरेंस की, तो महान निष्क्रियता की बात करेंगे जो कि 1864 से जो है 69 तक है, ठीक है, मतलब 69 तक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये और ये लॉर्डर रिपेन और लॉर्डर कर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्थानीय स्वशासन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। 1882 और बंगाल विभाजन 1905, जो कि लॉर्डर कर्जन। तो 1905 सब जानते हैं बंगाल विभाजन, लेकिन लॉर्डर कर्जन लाया था, ये किसी को नहीं पता रहता है, इसलिए अब याद कर लीजिए। देखिए इस नीति को थोड़ा पढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टेबल है जो कि इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी, तो ये है अंग्रेजी काल के दौरान प्रमुख कानून, अधिनियम, वर्ष और उनके गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये दो है, याद रखिएगा, जिसमें कानून और अधिनियम है, एक तो वर्ष है और गवर्नर जनरल है। तो अगर बात करें तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ था 1773 में हुआ था, जो कि वारेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल है। डायरेक्ट पूछेगा गवर्नर जनरल तो पूछ देगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है किसके समय में आया था, तो वारेन हेस्टिंग के समय में आया था। कब आया था? तो 1773 में आया था, ठीक है। सुनिए फनी की तरह थोड़े से याद हो जाएंगे। अब जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया जो कि वारेन हेस्टिंग लाया था, तो एक और एक्ट लाया था वारेन हेस्टिंग, उसका नाम था पिट इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में लाया था, 1784 में लाया था, जो कि वारेन हेस्टिंग का ही नाम आता है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है मिंटो लाया था। मिंटो प्रथम ने क्या लाया था कि चार्ट एक्ट लाया था। क्या लाया था? चार्ट एक्ट लाया था, जो कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 1813 में आया था, और ये लॉर्डर मिंटो प्रथम ने लाया था। तो लॉर्डर मिंटो प्रथम ने क्या लाया था? तो 1813 में चार्ट एक्ट लाया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे पूछे सती प्रथा निषेध कानून कौन लाया था, तो 1829 में आया था, और ये विलियम बेंटिक का नाम आता है। तो सती प्रथा निषेध मतलब सती प्रथा को समाप्त करने का काम कौन किया, कौन गवर्नर जनरल था? तो विलियम बेंटिक ने काम किया था। और कब किया? तो 1829 में किया था। अगर आपसे पूछे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की अगर बात करते हैं, तो ये 1856 में आया था, और उस समय लॉर्डर कैनिंग था। 1856 याद रखिएगा, लॉर्डर कैनिंग था उस समय, जो कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया था, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस, एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस की बात करेंगे, तो 1858 में आया था, जो कि 1858 बोला जाता है, जो कि लॉर्डर कैनिंग लाया था। लॉर्डर कैनिंग एक और लाया था जो कि 1861 में था, और इंडियन काउंसिलिंग एक्ट लाया था। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है कि लॉर्डर कैनिंग है वो 3 लाए थे। कौन कौन लाया था? तो आगे तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया था, जो कि 1856 में लाया था लॉर्डर कैनिंग, ठीक है। और दूसरा लाया था एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस, जो कि 1858 में लाया था, लॉर्डर कैनिंग ही लाया था। अब 1861 में क्या लाया था? इंडियन काउंसिलिंग एक्ट लाया था, जो कि 1861 में लाया था, लॉर्डर कैनिंग का ही नाम आता है, गवर्नर जनरल उस समय था जब आया था। अगर आपसे पूछे सम्मति आयु अधिनियम की बात करें, सम्मति आयु अधिनियम की बात करें, तो 1891 मतलब 1891 में आया था, और उस समय अगर गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्डर लिस्ट डाउन था, याद रखिएगा, लॉर्डर लिस्ट डाउन का नाम आता है। एक बार और लॉर्डर लिस्ट डाउन कौन सा नीति लाया था? तो ये एक्ट जो लाया था इंडियन काउंसिलिंग एक्ट लाया था, जो कि लॉर्डर कैनिंग का ही एक्ट है, जो कि 1861 में था। उसी एक्ट को फिर लाया था लॉर्डर लिस्ट डाउन, जो कि आपको 1892 में लाया था, 1892 में लाया था। तो 2 लाए थे लिस्ट डाउन, 1891, 1892। तो 1891 में क्या लाया था? सम्मति आयु अधिनियम, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1852 में, ठीक है। अगर आपसे पूछे इंडियन काउंसिलिंग का मतलब है पता है? चुनाव प्रणाली आरंभ, याद रखिएगा। ऊपर भी जो लाया था कैनिंग वो भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए। अगर आपसे पूछे मार्लो मिंटो सुधार एक्ट, बता देंगे कौन कौन इंपॉर्टेंट है, लास्ट में जब इसको पढ़ा देंगे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट ज्यादा है वो जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्ले मिंटो सुधार एक्ट की अगर बात करें तो 1909 ईस्वी में आया था, जो कि लॉर्डर मिंटो ड्यूटी लाया था। कौन लाया था? लॉर्डर मिंटो ड्यूटी लाया था। अगर आपसे पूछे कि मार्लो मिंटो सुधार एक्ट जो है 1909 में कब आया था, तो लॉर्डर मिंटो ड्यूटी द्वारा लाया गया था, ये डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, देखिए मार्लो मिंटो तो आप जानेंगे कि 1909 में आया था, और मिंटो ड्यूटी नहीं लाया था, लेकिन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी आया था 1919 में, लेकिन आया था, और इसका चेम्सफोर्ड खुद जो है उस समय गवर्नर जनरल था। साइमन कमीशन आयोग एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि 1927 में आया था, और किसके समय में आया था? तो लॉर्डर इरविन के समय में आया था। याद रखिए भारत 28 में आया है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कंफ्यूज कर जाइएगा, बोलिएगा सर आप गलत बता रही है, गलत नहीं बताया हूँ। साइमन कमीशन आयोग आया था 1927 में, जिस समय गवर्नर जनरल लॉर्डर इरविन था, जो कि 28 में एंट्री लिया था इंडिया में, इसलिए तो भगाने की बात हो रही थी, है ना, बाद में। शारदा कानून बोलते हैं इसे, जो कि 1930 में आया था, जो कि लॉर्डर इरविन के समय आया था। तो 2 इंपॉर्टेंट आए थे इरविन समझौता,
ठीक है, बता सकते हैं कौन कौन? बताइए। बाहरी आवाज को थोड़ा इग्नोर करेंगे क्योंकि बारिश हो रही है, ठीक है। और छत की बूंद जो गिरता है उसकी आवाज रिकॉर्ड हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा बाहरी आवाज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शारदा कानून अगर बात करें तो 1930 में आया था, जो कि लॉर्ड इरविन लाया था। एक और लाया था 1927 में, जिसके इसी के समय आया था साइमन कमीशन आयोग। याद हो गया। अगर आपसे पूछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अगर पूछे किसके समय में आया था, तो ये आगे तो किस वर्ष आया था, तो 1935 में आया था। और किसके समय आया था, तो लॉर्ड वेलिंगटन के तहत, वेलिंगटन के समय आया था, क्योंकि ये गवर्नर जनरल था। तो अगर आपसे पूछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1935 में आया था, लॉर्ड विलियम गंट के द्वारा आया था। विलियम गंट बोलते हैं इसे। अगर आपसे पूछते अगस्त घोषणा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त घोषणा 1940 में आया था, लॉर्ड लिथगो के नाम समय आया था। तो लिथगो के समय क्या आया था, तो अगस्त घोषणा आया था, जो कि 1940 में आया था। तो ये इसमें डायरेक्ट पूछता है कि अगस्त घोषणा कब आई थी, तो 1940 में आया था। और याद किया किसके समय में आया था, कौन से गवर्नर जनरल था, तो याद किया लिन लिथगो, याद रखिएगा, लॉर्डन लिथगो। एक और आया था लॉर्डन लिथगो के समय, क्या आया था, तो क्रिप्स मिशन। देखिए अगस्त घोषणा, क्रिप्स मिशन, दो आया था, जिसमें अगस्त घोषणा 40 में और क्रिप्स मिशन प्रस्ताव जो आया था 1942 में, जो कि ये किसके समय आया था, लिथगो। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। बेवेल योजना की अगर बात करें तो बेवेल योजना जो है बेवेल के समय आया था, जो कि 1945 में आया था। लॉर्ड बेवेल खुद गवर्नर जनरल था, मैंने बोला ही। अगर कैबिनेट मिशन योजना की बात करेंगे तो 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, और ये लॉर्ड बेवेल के समय आया था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जो कि 1947 में आया था, और ये हमारा लॉर्ड माउंटबेटन ही उस समय गवर्नर जनरल था, और ये अंतिम एक तरह से माना जाता है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे इसमें इंपॉर्टेंट कौन पूछे, तो सबसे पहले तो आगे मैं बता देता हूँ नीचे से ही। जैसे लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, 1947 में आया था, लॉर्ड माउंटबेटन ही को लाया था। कैबिनेट मिशन की बात करें तो 1946, ये पूछता है किसके समय आया था, ये जरूर पूछेगा, क्योंकि देखिए कैबिनेट मिशन योजना सबको याद है कि 1946 में, लेकिन ये याद नहीं है कि कौन से गवर्नर जनरल के समय, तो बेवेल समय, बेवेल के समय ही बेवेल योजना भी आया था। तो ये सबको याद है, लेकिन डेट इसको याद नहीं रहता है, 1945 में, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्रिप्स मिशन, अगस्त घोषणा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि लिथगो लाया था, और इसको किसी को याद जल्दी नहीं रहता है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि याद कर लीजिए। तो अगस्त घोषणा, क्रिप्स मिशन, याद रखिएगा, लिथगो लाया था, लेकिन डेट दोनों का अलग है। एक समय 140 आया था अगस्त घोषणा, और 1942 में क्या आया था, क्रिप्स मिशन आया था, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए साइमन आयोग की बात करें तो इरविन के समय आया था, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1927 में लॉर्ड इरविन उस समय गवर्नर जनरल था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। माउंट जेम्स फोर्ट की अगर बात करें तो 1919 अधिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेम्स फोर्ट के समय आया था। तो जेम्स फोर्ट तो सबको याद रहता है, लेकिन डेट इसका याद नहीं रहता, तो याद रखिएगा 1919, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि मार्लो मिंटो सुधार एक्ट कब आया, तो 1909 में आया था, और मिंटो द्वितीय के समय आया था। बस मिंटो खाली मत लीजिए, मिंटो द्वितीय लिखिएगा, क्योंकि मिंटो प्रथम भी है, जो कि कुछ नहीं लाया था। मिंटो प्रथम का नाम नहीं आता, मिंटो द्वितीय का नाम आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और भी सवाल देख लीजिए, जैसे हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये पूछता 1856 में कैनिंग लाया था, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट तो लाया था, ठीक है। आगे चलते हैं, सती प्रथा निषेध कानून की बात करें, समाप्ति की बात करें, 1829 में आया था, विलियम बेंटिंग का नाम आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। रेगुलेटिंग एक्ट याद रखिएगा, डेट पूछता है इसका, ठीक है। तो 1773, अगर गवर्नर पूछ दिया तो बता दीजिएगा। ब्रिटिश इंडिया एक्ट भी पूछेगा, वारेन हेस्टिंग लाया था, लेकिन 1784 डेट हमेशा पूछता है। चार्टर एक्ट तो एकदम पूछेगा, क्योंकि 1813 में मिंटो प्रथम लाया था। देखिए सॉरी, मिंटो प्रथम का मैंने गायब कर दिया था ना, मिंटो प्रथम शुरू में ही। तो चार्ट एक्ट कौन लाया था, मिंटो प्रथम, और मार्लो मिंटो को लाया था, तो याद रखिए मार्लो मिंटो द्वितीय जो है, मार्लो मिंटो सुधार लाया था, याद रखिए द्वितीय। क्लियर हो गए, तो अब दिक्कत नहीं ना होगा, अब तो याद हो गया होगा, है ना। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह, नेतृत्व, वर्ष एवं प्रमुख क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कैसे पढ़ते हैं, चलिए अब देखिए इसमें विद्रोह की बात करें तो सबसे पहले सन्यासी विद्रोह का उतारते हैं। और सन्यासी विद्रोह को अगर दिमाग में छाप लीजिए तो विद्रोह में जो नेतृत्व करने वाले हैं केना सरकार, द्विज नारायण केना सरकार नाम है नेतृत्वकर्ता का, याद रखिएगा, मतलब भूमिका निभा रहे थे। अगर पूछे वर्ष पूछे तो 1770 से 1820, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तो सन्यासी विद्रोह की अगर बात करें तो 1770 से 1820 की बात करते हैं, याद रखिएगा। अगर स्टेट वाले भी अगर दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है। स्टेट वाले भी पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा, जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, जिनका सब्जेक्ट अगर मान लीजिए पॉलिटिकल है, तो पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये मैं वादा कर सकता हूँ, और 100% पास करवाएगा, ये जान लीजिए। तो हम तो टीचिंग लाइन हो या किसी भी क्षेत्र का, अगर ये सब्जेक्ट अगर पूरा पढ़ के जाता है आदमी, तो 100% चैलेंज ठोक के बोल सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑफलाइन पढ़ा के ट्राई कर लिया है, मैंने अब दिया भी है, चलेगा।
इसमें हम कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस में है क्योंकि मैंने एक प्रूफ किया है, तभी ये वीडियो ऑनलाइन लाया। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिएगा, ये मत समझिएगा सर थोड़ा ईगो होता है, ईगो भी नहीं बोल रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि बुक पे मुझे नाच है, इस बुक पे। तो सन्यासी विद्रोह की अगर बात करें तो कौन थे? द्यू नारायण केन्या सरकार था, जो कि आप याद रखिएगा वर्ष 1770 से लेके याद रखिएगा 1820 में जो है क्या हुआ था, ये विद्रोह हुआ था। और कहां कहां हुआ था, प्रमुख क्षेत्र बताइए, तो बंगाल और बिहार में ये सन्यासी विद्रोह हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह के अगर पूछा जाए तो केन्या सरकार बता दीजिएगा, और वर्ष अगर पूछे तो 1770 से लेके 1820 में 17 से लेके 1820 तक था, याद रखिएगा, जो कि बंगाल और बिहार क्षेत्र में ये फेमस था। चुआर विद्रोह की बात करें तो चुआर जैसा विद्रोह है तो दुर्जन सिंह नाम ही था। तो अगर पूछे चुआर विद्रोह का नेतृत्व करता कौन है, तो दुर्जन सिंह थे। दुर्जन सिंह थे, तो उनका डेट अगर बताइए कि कब लड़ रहे थे भाई दुर्जन सिंह, तो 1766 से लेकर 1872 में लड़ रहे थे। अब लड़ रहे थे तो किस क्षेत्र को प्रभावित कर रहे थे, मतलब किस क्षेत्र में लड़ रहे थे, तो मिदानपुर